नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। सोचिए, 1950 में भारत एक चौराहे पर खड़ा था। हम्म। एक रास्ता एक एकजुट आधुनिक राष्ट्र की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता शायद कई छोटी छोटी बटी हुई और आपस में लड़ती हुई रियासतों की तरफ जाता। बिल्कुल। आज हम इसी दूसरे रास्ते की पड़ताल करेंगे कि क्या होता अगर 1950 में भारत ने गणतंत्र बनने का वो साहसी कदम न उठाया होता। और ये सिर्फ एक मतलब एकेडमिक सवाल नहीं है। ये समझने के लिए जरूरी है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं। अच्छा। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, एक आम भारतीय की पहचान क्या होती, यानी नागरिकता का क्या स्वरूप होता। दूसरा, देश को चलाता कौन, मतलब शासन की व्यवस्था कैसी होती। और तीसरा, सबसे अहम, एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या होते। तो चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान के सवाल पे आते हैं। नागरिकता। हाँ। 1950 के संविधान ने जो किया वो उस वक्त के हिसाब से एक क्रांतिकारी काम था। इसने एक अकेली बराबर की नागरिकता बनाई। सही बात है। मतलब आप कहीं भी पैदा हुए हों, किसी भी धर्म या जाति के हों, आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। और यहीं पे इसका विकल्प सोचना दिलचस्प हो जाता है। अगर गणतंत्र संविधान नहीं होता तो हमें शायद वर्गीकृत नागरिकता, या जिसे ग्रेडेड सिटीजनशिप कहते हैं, वो देखने को मिलती। वर्गीकृत नागरिकता। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कानूनी तौर पर हर कोई बराबर नहीं होता। एक ही देश में रहते हुए भी लोगों के कानूनी दर्जे अलग अलग होते। एक मिनट, ये सुनने में ही बड़ा अजीब और जटिल लग रहा है। हाँ। मतलब एक ही देश में रहते हुए भी मैं अपने पड़ोसी से कानूनी तौर पर अलग होती। बिल्कुल, ऐसा हो सकता था। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता? देखिए, इसके 2 रास्ते हो सकते थे। पहला, अगर भारत ब्रिटिश डोमिनियन बना रहता, जैसे आजादी के तुरंत बाद कुछ समय के लिए था, तो हम कानूनी तौर पर ब्रिटिश प्रजा यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही रहते। अच्छा, भारतीय नागरिक नहीं। नहीं, एक पूरी तरह से स्वतंत्र भारतीय नागरिक की पहचान बनने में दशकों लग जाते, और यह बहुत असमान तरीके से होता। हमारी कानूनी पहचान का स्रोत दिल्ली में बैठी हमारी अपनी सरकार नहीं, बल्कि लंदन में बैठा ब्रिटिश क्राउन होता। और दूसरा रास्ता जो शायद और भी ज्यादा उलझा हुआ होता? दूसरा रास्ता था रियासतों का। आजादी के वक्त भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। अगर सरदार पटेल की कोशिशों के बावजूद वे अपनी स्वायत्तता बनाए रखती तो एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा होती। जो लोग सीधे ब्रिटिश भारत के प्रांतों जैसे बॉम्बे या मद्रास में रहते थे, उनका दर्जा अलग होता। और जो रियासतों में रहते थे? और जो लोग हैदराबाद, मैसूर या त्रावणकोर जैसी रियासतों में रहते थे, वे अपने महाराजा या नवाब की प्रजा होते। तो इसका मतलब मेरी नागरिकता इस बात पे निर्भर करती कि मैं किस शहर में पैदा हुई हूँ। मेरा पहचान पत्र भारतीय नागरिक की जगह मैसूर का प्रजा या हैदराबाद का नागरिक लिखता। बिल्कुल, ये असलियत हो सकती थी। भारतीय होना सिर्फ एक भौगोलिक सच्चाई होती, कानूनी हकीकत नहीं। ये तो सोचना भी मुश्किल है। और अब सोचिए इसका असर विभाजन के बाद के भारत पर क्या पड़ता। लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे। हाँ बिल्कुल। एक मजबूत संवैधानिक ढांचे के बिना उनके अधिकार इस बात पर निर्भर करते कि वो किस इलाके में पहुंचे हैं। मतलब अगर एक परिवार लाहौर से चलकर पंजाब आता तो शायद उसे कुछ अधिकार मिल जाते, लेकिन अगर वही परिवार त्रावणकोर या जूनागढ़ चला जाता तो वहां की रियासत कह सकती थी, आप हमारी प्रजा नहीं है, हम आपको जमीन या नौकरी वहीं दे सकते। एकदम सही। देश के अंदर ही कानूनी दीवारें खड़ी हो जाती। बिल्कुल, कोई एक समान राष्ट्रीय नीति होती ही नहीं। राष्ट्रीय पहचान बहुत ज्यादा नाजुक और बटी हुई होती। एक राष्ट्र एक जन का जो विचार संविधान ने स्थापित किया, उसकी जगह भारत कई कानूनी समुदायों का एक ढीला ढाला गठबंधन बनकर रह जाता, जिनकी वफादारी और अधिकार दोनों ही अलग अलग होते। ये एक देश के अंदर कई देशों जैसी स्थिति होती। हाँ, एक तरह से। तो नागरिकता ही इतनी बटी हुई और उलझी हुई होती। ऐसे में इतने बड़े और विविध देश पर शासन कौन और कैसे करता, यह हमें सीधे शासन व्यवस्था के सवाल पर ले आता है। बिल्कुल। देखिए, संविधान ने भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाया। इसका मतलब था कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो किसी राजा का बेटा नहीं होगा। सही। सरकार अपनी सारी शक्ति लोगों से लेगी। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात थी, पहले दिन से हर वयस्क को वोट देने का हक। हाँ, ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है कि 1950 में ये कितना बड़ा कदम था। उस वक्त तो कई पश्चिमी देशों में भी मतलब महिलाओं को या समाज के कुछ वर्गों को वोटिंग का पूरा अधिकार नहीं था। बिल्कुल। और भारत ने बिना किसी भेदभाव के सबको ये हक दे दिया। लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो ये हक मिलना तय नहीं था।
हम वंशानुगत अधिकार वाली व्यवस्था की तरफ जा सकते थे। हो सकता है भारत मलेशिया जैसा एक संवैधानिक राजतंत्र बनता जहां एक राजा राष्ट्र का प्रमुख होता, या फिर पाकिस्तान की तरह डोमिनियन व्यवस्था चलती रहती जहां सत्ता गवर्नर जनरल जैसे गैर निर्वाचित पद पर केंद्रित रहती। व्यवहार में इससे क्या फर्क पड़ता? आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि देश के बड़े फैसले लेने वाली शक्ति कुछ गिने चुने गैर निर्वाचित लोगों के हाथ में होती। जो औपनिवेशिक प्रशासनिक अफसरशाही थी, जो अंग्रेजों के समय से शासन चला रही थी, उसका दबदबा बना रहता। मतलब लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत धीरे धीरे पनपती। हाँ, और नीतियां बनाने में आम लोगों की भागीदारी न के बराबर होती। लेकिन वोट देने का अधिकार तो देर सवेर मिल ही जाता है ना? क्या ये इतना बड़ा फर्क डालता अगर ये हमें कुछ दशक बाद मिलता? ये बहुत बड़ा फर्क डालता। ये कोई ऐतिहासिक गारंटी नहीं थे। संविधान के बिना वोटिंग का अधिकार शायद शुरुआत में संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर सीमित कर दिया जाता। अच्छा, उस समय की आम प्रथा की तरह। हाँ, हो सकता था कि सिर्फ जमींदार या ग्रेजुएट लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलता है। महिलाओं को तो शायद और भी लंबा इंतजार करना पड़ता। तो अगर ऐसा होता, अगर दशकों तक सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लोग ही वोट डालते, तो उसका नतीजा क्या होता? नतीजा होता एक ज्यादा अभिजात्य शासन, यानी इलीट रूल। और इससे मजबूत क्षेत्रीय अलगाववाद भी पैदा होता, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी को लगता है कि राष्ट्रीय सरकार में उनकी कोई आवाज ही नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा सैन्य या तानाशाही शासन का होता। हमने अपने पड़ोस में देखा है कि जब लोगों को लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, तो अक्सर सत्ता पर सेना या कोई एक मजबूत नेता कब्जा कर लेता है। और राज्य और केंद्र के बीच के रिश्ते का क्या होता? आज तो हमारे पास एक संघीय ढांचा है। वो ढांचा भी बहुत कमजोर होता। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक बहुत नाजुक और सावधानी भरा संतुलन बनाया है। सही बात है। इसके बिना शक्तिशाली प्रांत और बड़ी रियासतें केंद्र को लगातार चुनौती देती। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जो असल में भी एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी, वो शायद हिंसक हो सकती थी और देश को कई टुकड़ों में बांट सकती थी। हाँ, भारत एक मजबूत संघ के बजाय एक ढीला ढाला परिसंघ होता, जहां हर राज्य अपनी मनमानी करता। ठीक है, तो शासन का ढांचा भी काफी अभिजात्य और बिखरा हुआ होता। अब इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी और उसके अधिकारों पर कैसे पड़ता? शायद सबसे बड़ा अंतर यहीं देखने को मिलता। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, जो सिर्फ वादे नहीं थे, बल्कि न्याय संगत थे। न्याय संगत मतलब? इसका मतलब है कि अगर सरकार आपके अधिकारों का हनन करती है, तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं और उन्हें लागू करवा सकते हैं। ये एक आम नागरिक के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं था कि संसद खुद ही समय के साथ अच्छे कानून बनाकर नागरिकों को अधिकार दे देती? क्या इन अधिकारों को संविधान में लिखने की वाकई इतनी जरूरत थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर ये अधिकार संवैधानिक ना होकर केवल वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी होते, तो कोई भी सरकार उन्हें एक साधारण बहुमत से बदल या खत्म कर सकती थी। अच्छा। नागरिक स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती कि सत्ता में कौन है। कोई मजबूत सरकार आती तो वो आसानी से प्रेस की आजादी पर रोक लगा सकती थी, या अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल सकती थी। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, बिना मुकदमे के। मतलब अधिकारों की कोई गारंटी नहीं होती, वो सरकार की मर्जी पर निर्भर करते। हाँ, कोई मजबूत न्यायिक समीक्षा नहीं होती जो सरकार के ऐसे कानूनों को रद्द कर सके। इतिहास गवाह है कि ऐसी व्यवस्थाओं में असहमति को कुचलना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करना बहुत आम हो जाता है। तो अधिकार एक गारंटी नहीं बल्कि एक सरकारी रियायत बनकर रह जाते। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर बात और भी गंभीर हो जाती है। इसका सामाजिक सुधारों पर क्या असर होता, खासकर जाति व्यवस्था जैसी गहरी जड़ों वाली समस्या पर? मतलब ये सिर्फ सुझाव नहीं थे। नहीं, इन्हें लागू करना सरकार की जिम्मेदारी थी। इसके बिना ज्यादातर उच्च जाति बहुल विधानसभाएं इन सुधारों को दशकों तक टाल सकती थी, या मतलब उन्हें कमजोर कर सकती थी। तो आरक्षण जैसी नीतियां शायद कभी राष्ट्रीय स्तर पर लागू ही नहीं हो पाती। शायद कभी नहीं। ये हर राज्य की स्थानीय राजनीति पर छोड़ दिया जाता। नतीजा ये होता कि समाज में ऊंच नीच की खाई आज से कहीं ज्यादा गहरी होती और उसे एक तरह की कानूनी मान्यता भी मिली होती। भारत आज की तुलना में कहीं ज्यादा स्तरीकृत और असमान समाज होता। हाँ, बिल्कुल। और धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या, खासकर विभाजन की उस भयावह हिंसा के बाद जब माहौल में इतना डर और अविश्वास था, तब उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती?
वो बहुत ज्यादा असुरक्षित होते। संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे ने यह पक्का किया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और हर किसी को बराबर के अधिकार और अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी मिलेगी। इसके बिना भारत पर एक बहुसंख्यकवादी राज्य बनने का भारी दबाव होता, जहां कानून और नीतियां बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में झुकी होती। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार कानूनी गारंटी के बजाय राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बन जाते, जिन्हें राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से कभी भी कम या ज्यादा किया जा सकता था। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, बटी हुई नागरिकता, अभिजात्य शासन और कमजोर अधिकार, तो बिना गणतंत्र संविधान के भारत की तस्वीर कैसी बनती है? संक्षेप में, ये एक ऐसा भारत होता जो नागरिकता में कम एकीकृत था, शासन में ज्यादा अभिजात्य था और अधिकारों की सुरक्षा में बहुत ज्यादा कमजोर था। मतलब एक बड़े टिकाऊ लोकतंत्र बनने के बजाय? हाँ, उसके बजाय भारत शायद कई दूसरे पोस्ट कॉलोनियल देशों जैसा होता, जहां लोकतंत्र धीरे धीरे आया, क्षेत्रीय टकराव बहुत ज्यादा थे, तानाशाही प्रवृत्तियां मजबूत थीं और समाज में गहरी ऊंच नीच कानूनी तौर पर भी मौजूद थी। तो ये कहना शायद सही होगा कि संविधान ने हमारी सभी समस्याओं को हल नहीं किया और आज भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उसने राजनीतिक समानता, राष्ट्रीय एकता और अधिकारों पर आधारित शासन की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो उस समाज में कहीं से भी तय नहीं थी। बिल्कुल, उस नींव के बिना शायद ये इमारत खड़ी ही नहीं हो पाती। सही बात है। और इन सभी बातों के केंद्र में, चाहे वो एकल नागरिकता हो, सार्वभौमिक मताधिकार हो या मौलिक अधिकार हो, एक ही मूल विचार था, और वो विचार था एक अकेली भारतीय पहचान का निर्माण करना, जो हमारी बाकी सभी निष्ठाओं, चाहे वो धर्म की हो, जाति की हो या क्षेत्र की हो, उन सब से ऊपर हो। बिल्कुल, ये विचार ही आधुनिक भारत की आत्मा है। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार की याद दिलाता है, जो इस पूरी भावना को अपने आप में समेट लेता है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहा हुआ है और हम अपने श्रोताओं को इसी गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं।